विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव, यह जो हमारी संस्कृति है इसका अनुसरण हम सदियों से करते आए हैं। तो सबसे पहले मैं अतिथियों के परिचय के लिए आधुनिक विभाग के विभागाध्यक्ष आचार्य शरद शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच जो अतिथि उपस्थित है उनका परिचय करवाकर आमंत्रित करें। आज की इस सभा के अध्यक्ष तथा हमारे परिसर के निदेशक विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज मिश्र जी, ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र जी, साहित्य विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर जी, व्याकरण विभागाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र दास जी, साथ ही व्याकरण दर्शन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम जी, अन्य अध्यापकगण और प्रिय छात्र और आभासी रूप से हमारे साथ सम्मिलित विद्वद्गण, विशिष्टगण और छात्र छात्रा। जैसा कि आप जानते हैं आज के दिन हम दो समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ तो संविधान दिवस का समारोह है और इसी के साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना की जो इकाई का उद्घाटन यहाँ पे हुआ कर रहा हूँ। हमारे साथ विद्यमान है आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शक्ति पाठक IPS जी। ये संस्कृत प्रेमी भी है और संस्कृत प्रेमी परिवार से ही है और पुलिस में है, जैसा कि IPS से संबोधित हो ही जाता है। इन्होंने
SSB विजिलेंस, SSB क्राइम, SSB सांबा, SSB किश्तवाड़ और PMO में भी इन्होंने अपने विशिष्ट दायित्व निभाए हैं और श्रीनगर में भी बहुत ही विशेष घटनाओं में इन्होंने भाग लिया है। और इनके पिताजी डॉक्टर उत्तम चंद पाठक जी एक बहुत बड़ा नाम है हमारे जम्मू कश्मीर के संस्कृत विद्वानों में, और इन्हीं के द्वारा चलाया गया एक चूड़ामणि संस्कृत संस्थान बसोली में कार्यरत है और बहुत ही अच्छे तरीके से उस क्षेत्र में वो संस्कृत का प्रचार और प्रसार कर रहा है। ये मैं समझता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक नए युग का पदार्पण का इंगित करने वाली एक संस्था है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक समय था जब हमारा जम्मू कश्मीर संस्कृत के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता था, और यहाँ तक भी मानते हैं कि अगर जो योगदान इस प्रदेश के इस क्षेत्र के संस्कृत विद्वानों ने संस्कृत को दिया है, अगर उसको हटा लिया जाए तो संस्कृत साहित्य में काफी कमी आ सकती है। बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे हुए हैं, लेकिन उसके बाद जिस किस्म की परिस्थितियां यहाँ पे बनी, संस्कृत का ह्रास होना शुरू हुआ यहाँ पे, और देखने में ये भी आया है कि जहाँ जहाँ संस्कृत का ह्रास हुआ है वहीं पे अलगाववादी शक्तियां भी प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि जैसे ये संस्कृत चूड़ामणि संस्थान कार्य करना शुरू किया है एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर संस्कृत के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो जो शुरुआत है और उसी के साथ ही जो अन्य कार्यक्रम उसको लेके काफी चीजें शुरू किए हैं और आगे भी करने जा रहे हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके साथ, उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है जो ये करने जा रहे हैं। सभी संस्कृत प्रेमियों को एक मंच पर लाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। सभी संस्कृत निष्ठ संस्कृत सेवी संस्थाओं को लेकर एक मंच पे लाने का इनका प्रयास चल रहा है। ये बहुत ही श्लाघनीय प्रयास है और हम इसके लिए पूरी प्रशंसा भी करते हैं। आश्वासन आपको देते हैं और हम आशा करते हैं कि आप अपने इस मिशन में सफल होंगे। और साथ ही आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत भी हम करते हैं। इतने विशिष्ट जिम्मेवारियों में मैंने जैसे बताया कि और जिम्मेवारियां तो नहीं निभाई है, लेकिन वर्तमान में एक डायरेक्टर है स्पेशल फोर्स राजभवन सिक्योरिटी के, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाते हुए भी ये हमारे साथ आज यहाँ पे विद्यमान है, हमारे इस कार्यक्रम को शोभा प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ ही हमारे बीच में विराजमान है श्री ऊधम दास शर्मा जी। ये भी एक अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी है, KAS है, लेकिन KAS ये IAS छोड़ के यहाँ पे इस सर्विस को इन्होंने ज्वाइन किया है। ये IAS कर चुके थे, लेकिन इनको वेस्ट बंगाल का ऑर्डर दिया गया था, वो ठुकरा के तो इन्होंने हमारे ही प्रदेश की सेवा करना उचित समझा। और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके अलावा यही नहीं, ये इतिहास में PhD है, अध्यापन कार्य भी कर चुके हैं और संस्कृत ग्रंथकान के विशेषज्ञ हैं। अपने इस कार्यकाल के दौरान जो KAS लिए रहे हैं, ये लद्दाख में भी SDM के पद से रह चुके हैं। और इसके अलावा ये सुंदरबनी के पास मल्ला एक जगह है, वहाँ की गद्दी के पास है। तो संस्कृत प्रेमी है, बहुत बड़ी बात है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कहना चाहता हूँ इतने बड़े संस्कृत प्रेमी होने के बावजूद हम आपको आज अपने बीच में पा रहे हैं। हम तो चाहते थे कि आप जल्दी हमारे साथ परिचित होते और आप भी हमारे साथ शामिल होते, काफी देखिए इस अभियान में भी शामिल होते। आपका एक बार से बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ ही आभासी रूप में हमारे साथ
सम्मिलित हैं हमारी विशिष्ट सारस्वत डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज। डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर है और कार्यक्रम अधिकारी हैं एनएसएस की, हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जांगला की, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभा चुकी है। ये अगस्त 2009 से कार्यक्रम अधिकारी हैं। युवा उत्सव मैंगलोर में ये हिमाचल प्रदेश दल का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। एनएसएस मेगा कैंप तेजपुर आसाम में प्रादेशिक दल का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। युवा उत्सव गुवाहाटी में भी ऐसे ही, और प्री आरडी कैंप मोदी नगर मेरठ में, एनआईसी सिकंदराबाद में प्रादेशिक दल का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। और इसी के साथ ही हिमाचल का प्रथम राष्ट्रीय एनएसएस स्वर्ण पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया है। हिमाचल प्रदेश द्वारा योगदान के लिए विशेष पुरस्कार इनको मिला है। राज्य स्तरीय मेगा कैंप में हाल ही में परसों में विशेष संयोजन मंडल में भी इन्होंने दायित्व निर्वहन किया है। तो इस प्रकार एनएसएस से जुड़ी हुई गतिविधियों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। इनका भी हम स्वागत करते हैं। और इसी के साथ ही और भी जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं जो इस कार्यक्रम में बैठे हैं, इन्हीं के साथ ही हमारे अन्य अध्यापक और विद्यार्थीगण, और इन्हीं के बीच में राकेश गिल्लुत्रा जी भी विराजमान है जो ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। उनका भी आप सभी का जैसे जो आज चलेगी यहाँ पे। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस हमारा अद्वितीय है कई दृष्टियों से। ये संविधान सारे विश्व में द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 395 के करीब आर्टिकल्स हैं, 22 इसके भाग हैं, 8 शेड्यूल्स हैं। लेकिन इसके अलावा ये संविधान हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का एक प्रतीक है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट्स दो किस्म की हमारे विश्व में है अधिकतर। उनमें एक तो फेडरल टाइप की गवर्नमेंट्स होती है और दूसरी यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट्स होती है। हर एक के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट तेजी से कार्य कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ छोटे राष्ट्रों के लिए होती है, जैसे कि जो बड़े राष्ट्र होते हैं उनमें फेडरलिज्म की परंपरा ज्यादा है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन वहां पे समस्या ये होती है कि फेडरलिज्म की वजह से को पाना मुश्किल हो जाता है। और हमारे इस संविधान की विशेषता ये है नॉर्मल टाइम को हम फेडरल, हमारे सेंट्रल में भी गवर्नमेंट, हमारे स्टेट में भी गवर्नमेंट, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी की स्थिति पैदा होती है, जैसे हमारा कहते हैं कि कछुआ संकट आने पे समेट जाता है, हमारा संविधान भी फेडरल से यूनिटरी कन्वर्ट हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन करना बंद कर देती है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये दुनिया के और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ जो आदर्श है हमारी तरीके से वो निहित है हमारे वो भी जिस तरीके से हम जिस तरीके से व्यक्ति की आजादी की केयर करते हैं, ऐसा भी लगने लगता है कि शायद सम्मान करते। इस दृष्टि से हमें अपने संविधान की ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, इसकी महानता को समझना बहुत जरूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी we need to have educated voters, समझना बहुत जरूरी है। हम गाड़ी खरीदते हैं, उसका हम बुकलेट देखते हैं कि कैसे चलती है, बुकलेट देखते हैं कैसे चलती है। संविधान वो डॉक्यूमेंट है, जिससे हमारा देश, हम इसके वोटर होने के नाते इस देश को चलाने वालों में है। और हमें ही अगर आम आदमी के पास जाके देखें, आजादी हमें मिल गई है, लेकिन क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, किस आधार पे बोलना है, देश कहाँ ले जाना है, और ले जाने का आधार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
उसके बारे में तो हम जानते ही हैं। तो आज का दिन बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी जी का था और उद्देश्य था कम्युनिटी सर्विस। तो हम टीचर्स, हम स्टूडेंट जब कम्युनिटी मिशन लेके चलते हैं तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। आज का दिन इसी के प्रति अपने आप को समर्पित करने का आशा करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में हम ये संवाद और आगे बढ़ा पाएंगे। एक बार फिर आप सभी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ अपने परिसर के ओर से, प्राचार्य जी की ओर से एक बार फिर। हमारा परिसर उपकृत हुआ है। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत करने वाले आदरणीय विभागाध्यक्ष का बहुत धन्यवाद। अभी समय है अतिथियों के सम्मान का। उसके लिए मैं परिसर निदेशक को आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच मुख्य अतिथि उपस्थित श्री शक्ति पाठक जी का तो थोड़ा घुमा दो यार, सम्मान कर रहे हैं, घुमा दो थोड़ा, घुमा दो थोड़ा, कहते हैं ना तो घूम जाता है ना। नहीं वो स्टैंड पे घूम जाएगा। समझे अलग से वो लगाना पड़ेगा। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा उनका के साथ ऐसा निवेदन है। बड़े ही गर्व की बात है, हमारे बीच श्रीमान राकेश गंडोत्रा जी उपस्थित हैं, जो कि कैलाश ज्योति एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के सचिव हैं। मैं ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष को और परिसर निदेशक को, अन्य विभागाध्यक्षों को उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। माल्यार्पण के द्वारा उनका सम्मान करें। इसी क्रम में मैं विभागाध्यक्षों से निवेदन कर ये बड़े ही गर्व का क्षण है, बड़ी प्रसन्नता का क्षण है।
और उपस्थित सभी का भी वाचिक स्वागत और सम्मान करते हैं। अब क्रम है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। हम बीच ऑनलाइन हमारे जो पूर्व में कार्यक्रम अधिकारी है, हम जामला मॉनिटर करते थे, एनएसएस के माध्यम से किस प्रकार से लोगों की सेवा जाती है, किस प्रकार आप लोगों को एक जो सामग्री की आवश्यकता होती है, राहत सामग्री की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से पहुंचानी होती है, वो सारी गतिविधियों में हम छात्रों में भाग लेते थे। तो उसमें मार्गदर्शिका डॉक्टर स्नेहलता पीछे जुड़े हुए हैं, मैं उनको करता हूँ। आभार के प्रकट से हमें संबोधित करेंगे, छात्रों को मार्गदर्शन करेंगे। आपका स्वागत है। आप उद्बोधन के द्वारा हमें उपकृत करें। डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज जी। मैंने इस कार्यक्रम में के जो संरक्षक है कुलपति महोदय और यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथियों और एनएसएस के सभी युवा कार्यक्रम अधिकारी और स्वयंसेवी का स्वागत करती हूँ। आज क्योंकि संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है और आज के दिन आपकी ये 2 यूनिट हमारे साथ जुड़ रही है एनएसएस के साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बन करके पूरा हुआ था, इसीलिए जो है इसको उस दिन के आधार पर आज 26 नवंबर को में समय लगा था और उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 में ये दिन मनाया जाने लगा। तो इस पर अन्य लोग ज्यादा बोलेंगे क्योंकि मैं एनएसएस अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ, इसलिए मैं एनएसएस जो संगठन है इसके बारे में ही थोड़ी बहुत बात करूंगी। महात्मा गांधी जी ने जब इस देश को आजाद करवाने की अपनी भूमिका पूरी की तो उसके बाद उन्होंने ये माना कि युवा वर्ग जो कि शिक्षित है, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वो समाज से अगर जोड़े जाए तो हम समाज को भी एक सही दिशा देने में सफल होंगे, ऐसी उनकी विचारधारा थी। और उनके इस दुनिया से जाने के बाद जनवरी 1950 में एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, जिसने कि इस दिशा में कुछ अपने योजनाएं सामने रखी। और उसके बाद 1952 में ये जो 5 वर्षीय योजना हमारी चलाई जाती है उसमें समाज एवं श्रम सेवा को बल देने पर ध्यान दिया गया और उस समय से लगातार प्रयास किए गए कि किस प्रकार से जो इसको एक व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। विश्व के अन्य संगठनों से भी कुछ उदाहरण लिए गए और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी बार बार समितियां गठित की गई और अंततः 24 सितंबर 1969 को, क्योंकि वो महात्मा गांधी का शताब्दी वर्ष भी था, इसी वर्ष जो है उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर VKRV राव, उन्होंने 24 सितंबर 1969 को इस योजना का विधिवत आरंभ किया। और उस समय कोशिश थी कि अधिक से अधिक स्वयंसेवियों को इसके साथ जोड़ा जाए और कुलपतियों के साथ विचार विमर्श के बाद लगभग क्या उस समय 37 जो विश्वविद्यालय से थे वो इसके अंतर्गत आए और फिर लक्ष्य रखा गया 1984-85 तक की लगभग 6-6.5 लाख जो स्वयंसेवी है इससे जोड़ दिए जाए। लेकिन आज आपको सुनकर के बड़ा हर्ष होगा कि लगभग 36,700 के करीब, मतलब 695 दिया गया लेकिन इससे बढ़ चुका होगा, तो लगभग 36,700 यूनिट इस वक्त पूरे देश भर में कॉलेजों में और जमा 2 तक के जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें कार्यरत है और जिसमें कि 36.5 लाख मतलब 36.5 लाख युवा जो है स्वयंसेवी कार्य कर रहे हैं। और हमारे पास एक सबसे बड़ी जो सरकारी संगठन का सबसे बड़ी जो श्रृंखला है वो एनएसएस के पास है। अब हम बात करते हैं एनएसएस है क्या, इसकी अपनी एक पहचान भी तो बनाएंगे। इसका अपना एक लोगो बना है जिसको कहा जाता है नॉट मी बट यू। पहले इसका कोई और अर्थ दिया जाता था लेकिन इतना स्पष्ट अर्थ नहीं था, इसलिए जो है वह स्वयं से पहले आप कहा गया। पहले मैं नहीं तुम था,
तो वो इतना सार्थक नहीं लगता था। अब जो है बहुत अच्छा इसके लिए वाक्य दिया गया है, स्वयं से पहले आप। और इसमें जो हम जब एनएसएस को लेकर के चलते हैं तो हमारा एक पहचान चिन्ह है जिसको बैज कहा जाता है, वो जो है जो क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय धरोहर है उसमें से ही लिया गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का जो पहिया है उसको जो इसके चिन्ह के रूप में लिया गया है। उसके जो 8 जो तिलियां उसमें है वो 8 पहर का संकेत करती है, यानी कि दिन रात हम जो है स्वयं सेवी जो है देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर है, ये उसका अभिप्राय है। और इसमें 2 विशेष रंग दिए गए हैं, एक है लाल रंग और दूसरा है नीला रंग। जो लाल रंग है वो ऊर्जा का है, यानी कि जो एनएसएस स्वयंसेवी है वो अपनी समस्त शक्तियों के साथ पूरी तरह से एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के हर समय जो है अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। और दूसरा है नीला रंग, जो कि कॉस्मोस का, ब्रह्मांड का प्रतीक है, कि जो समूचा ब्रह्मांड है हम इसके प्रतिनिधि मात्र हैं। और बीच में एक सफेद रंग का बिंदु है, वो उसी की एक, कि हम एक अंश मात्र है इसके, हम पूरा ब्रह्मांड का कार्य हम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ऊर्जा के साथ एकमात्र हम जो है थोड़ा सा योगदान हम दे रहे हैं, उसके लिए हम तत्पर है। इस तरह का इसका एक अभिप्राय है। तो जो एनएसएस है उसका अपना एक लक्ष्य गीत भी रखा गया है, जो आपने सुना होगा, उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। मतलब जितने भी हमारे लक्ष्य है लगभग वो इस लक्ष्य गीत में बड़े सुंदर ढंग से पिरोए गए हैं, जो कि हर वक्त जब भी एनएसएस के कार्यक्रम होते हैं उसमें अनिवार्यतः बजाया जाना चाहिए, ताकि इसका जो है प्रसार होता रहे। और अब हम बात करते हैं उद्देश्य की, कि अगर ये एनएसएस का इतना बड़ा संगठन, इतने विचारों के बाद, इतनी सोच के बाद अगर ये लागू किया गया तो उसका कारण क्या रहा। तो इसका सीधा सा कारण था संस्था से समुदाय की ओर। जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं वो हमारे आसपास के समाज के साथ जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि वो जो सीख रहे हैं उसको वो अपने ढंग से जो है समाज को बता सके और समाज की समस्याओं को समझ करके उनके हल में भी वो अपना योगदान दे सके। ऐसे प्रयास जो है किए जाने लगे। और समाज की समस्या को सुलझाने के साथ साथ जो है युवाओं और में सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को जगाना भी जो है इसका मूल उद्देश्य था। मतलब जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेजों में या स्कूलों में, वो जो है एक श्रेष्ठ नागरिक बने, वो अपने आप अंदर से मन से समझने लगे कि हम जो है समाज का हिस्सा है और समाज को हम समझ करके चल सकते हैं और उनको हम मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। ऐसी जिम्मेदारी उनमें पैदा करने का प्रयास ये एनएसएस संगठन के माध्यम से किया जाने लगा। और अब एक और कार्य था कि जो संगठन में जुड़े हुए जो छात्र है, युवा है, युवतियां है, वो जो है अपने में नेतृत्व का भी जागृत करें कि हम समाज को आगे लेकर के किसी भी योजना का नेतृत्व करने के लिए हम समर्थ है और हम उससे समाज का नेतृत्व करने में भी समर्थ है। ऐसा अभ्यास भी इस माध्यम से करवाया जाता है। और फिर यह कि जो समुदाय है उसमें लोग सब, ज्यादातर लोग जो है अनजान है, अप्रशिक्षित है, उनको शिक्षण देने के लिए, उनका प्रशिक्षण करने के लिए भी कई तरह की योजनाओं से समाज को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अब ये देख लीजिए कि एनएसएस तो पूरे समाज को तो नहीं बदल सकता, लेकिन हर एक स्थान पर छोटे छोटे स्कूलों में और कॉलेजों में ये यूनिट बने हैं, उसके आसपास के गाँव में जाकर के ये कार्य करना पड़ता है। जब आपने ये यूनिट बना लिया, इसका पंजीकरण कर दिया, छात्रों को ले लिया है, इसके बाद दूसरा कार्य रहता है एक गांव को संरक्षित करने का। आसपास के जो भी या झुग्गी झोंपड़ी है या कोई निम्न जाति के जो गांव है या पिछड़े जो गांव है, कोई भी हो सकते हैं, जिसमें अभी इतना अधिक शिक्षा का प्रसार नहीं है, सामाजिक विकास जिनका नहीं हुआ है, उनमें से किसी एक गांव को जो है चुन लिया जाता है साल भर के अलग अलग जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए, उनके जीवन को जो है आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए एक विशेष गांव को जो है इसमें जोड़ दिया जाता है। ये एनएसएस का एक विशेष लक्ष्य रहता है। तो वहां जाकर के क्या करना है कि जो वहां के लोग हैं उनको, उनके पास जाकर के, अगर वहां पर वृद्ध है, वृद्ध स्त्रियां है, वृद्ध पुरुष है, एकाकी है, कोई रोगी है या कोई अशिक्षित है,
उन लोगों से विशेष रूप से जो है संपर्क कर करके उनको अपने साथ जोड़ना है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और उसके अतिरिक्त वहां पर जो गांव में हो सकता सड़कें नहीं है ठीक से, उसका रखरखाव ठीक से नहीं हो सकता, या कहीं मार्ग ही नहीं है, उनका निर्माण करना। और अगर वहां पर कोई शिक्षण संस्थान है वो उपेक्षित पड़ा है, क्योंकि हम ये मानते हैं एनएसएस वाले कि सारे काम सरकार स्वयं नहीं कर सकती, इसलिए स्वयं सेवी शब्द दिया है कि हम अपनी इच्छा से आगे बढ़ करके काम करेंगे। जहां पर ऐसे योगदान नहीं मिल रहे हैं, जो उपेक्षित स्थान रह गए हैं, वहां पर जाकर के हम अपनी टीम के द्वारा, क्योंकि ये टीम वर्क है, अकेले कार्य नहीं किया जाता है एनएसएस में, तो उस टीम के द्वारा हम जो है उस क्षेत्र के लिए या उस गांव के लिए क्या विशेष कार्य कर सकते हैं, वो हमारा एक जो है परियोजना में रहना चाहिए। अब ये साल भर में कई बार हमें मौका मिलता है, एक दिवसीय शिविर इनको कहा जाता है, जो उन गांव में लगाए जाते हैं। 4-5 भी लगते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। इसके लिए अंशदान मिलता है, आजकल पीएफएमएस के माध्यम से मिल रहा है। और उसके अतिरिक्त जो है एनएसएस का एक विशेष शिविर प्रतिवर्ष लगाया जाता है, 7 दिन का आवासीय शिविर। वो अब ये माना जाता है कि गांव में हो सकता सुविधा ना हो, ठहरने की ना हो, या आपका जो खाने पीने का उसकी सुविधा ना हो सके, तो आप अपने संस्था से निकटवर्ती वो गांव चुनेंगे, जिससे रहना आपके लिए अपने संस्थान में हो जाएगा, और आप वहां से जाकर के उस गांव में वो कार्य 7 दिन तक कर सकते हैं। तो इस तरह से 7 दिवस का ये एक विशेष शिविर होता है। और एनएसएस 2 वर्ष का कार्यक्रम है, जिसमें कि 240 घंटे हर एक स्वयंसेवी को अपना श्रमदान या अपना योगदान किसी भी रूप में प्रदान करना है। जब हम 240 दिन उसके पूरे कर देते हैं और 7 दिन ये कैंप के पूरे कर देते हैं और 2 साल का समय हमारा हो जाता है, तब हमारे को जो है एक विशेष जो सर्टिफिकेट है वो भी मिलता है। और उसका आज के समय में तो बहुत अधिक लाभ है, अधिकांश प्रदेशों में हो चुका। हिमाचल में जब आप सेवा में जाते हैं, किसी भी नौकरी के लिए जाते हैं, तो एनएसएस सर्टिफिकेट का 1 नंबर उसमें मिल जाता है। और जब आप शिक्षा के लिए आगे जाते हैं, तो उसमें आपको 2% अंक जो है, जो आपका टोटल है उसके 2% अंक आपको सीधे मिल जाते हैं, और प्रवेश लेना बड़ा आसान होता है। ज्यादातर बच्चे इसलिए एनएसएस ज्वाइन करते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं, लेकिन जब वो इस एनएसएस के संगठन से जुड़ते हैं तो उनमें सहज रूप से सेवा का भाव आता है, उनके व्यक्तित्व में एक नया परिवर्तन आता है, समाज से जुड़ने का, नेतृत्व करने का जो है उनका मन बनता है। तो ये समाज के लिए बहुत लाभकारी होता है, और युवा वर्ग को की जो एक शक्ति है उसको सही ढंग से चैनलाइज करने का एक मौका मिलता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि एनएसएस में क्या सिर्फ यही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें राष्ट्र स्तर तक जो है अनेक मौके इसमें दिए जाते हैं। सबसे पहला जो मौका मिलता है लगभग इन सारे कार्यक्रमों में, वो सबसे पहले आपका प्री आरडी या आरडी के लिए चयन की प्रक्रिया आरंभ होती है, जो कि पहले आपके कॉलेज में उसका एक टेस्ट लिया जाता है, उससे छात्रों को चुना जाता है 2 या 4। फिर उसके बाद जो है राज्य स्तर पर वो जाते हैं, वहां पर उनकी जो है मार्च पास्ट देखी जाती है, और उनकी दौड़ में उनकी योग्यता देखी जाती है। थकने नहीं चाहिए, हृष्ट सब चाहिए, क्योंकि आगे का प्रशिक्षण जो बहुत कठिन हो जाता है। उसके बाद प्री आरडी है, उसमें प्राय जो है सैनिक आकर के, अधिकारी आकर के प्रशिक्षण देते हैं, और एनएसएस के भी जो प्रशिक्षित लोग हैं वो आकर के बताते हैं कि किस तरह का मार्च पास्ट एनएसएस का होना चाहिए। अलग अलग है, एनसीसी का अलग है, एनएसएस का अलग है। तो जब वो प्रशिक्षण पूरा हो जाता है, उसमें से फिर एक ग्रुप चुन लिया जाता है, वो कोटा दिया जाता है, कहीं 12 है, कहीं 14 है, कहीं 16 है। तो इस तरह से प्री आरडी से चुने जाते हैं। और उसके बाद सबसे टफ जो काम आता है वो आरडी का आता है। दिल्ली में 1 महीने का पूरा प्रशिक्षण उनको दिया जाता है, और लगभग 400 छात्रों को पूरे देश से चुना जाता है। अलग अलग जो जोन बने हुए हैं, जो आपका जम्मू क्षेत्र है, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ये हम उत्तर क्षेत्र में आते हैं, और चंडीगढ़ में इसका कार्यालय स्थित है। तो इस तरह से दिल्ली में जब वो 400 बच्चे ट्रेनिंग ले लेते हैं, इसमें सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती है और मार्च पास्ट भी, दोनों चीजें देखी जाती है। उसके बाद केवल 200 छात्र जो मार्च पास्ट में सर्वश्रेष्ठ आ जाते हैं, उनको जो है 26 जनवरी की परेड में शामिल कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा एक इवेंट जो है ये आरडी कैंप का होता है। और उसके बाद आपका मेगा कैंप कभी भी लगाए जाते हैं पूरे राष्ट्र के उसमें अलग अलग जितने भी विश्वविद्यालय सबको बुलाया जाता है, और 10 दिन का विशेष प्रशिक्षण शिविर जो वो होता है। अब उसके बाद आता है कि थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए एनएसएस वालों को। तो युवा उत्सव जो है स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर
जनवरी में जो है बुलाया जाता है, और पूरे देश के ही जो स्वयंसेवी है वो भी चयनित होकर के बड़ी मुश्किल से उसमें जगह मिलती है श्रेष्ठ को, और वो जो है उसमें जाने का उनको सौभाग्य मिलता है। और उसमें प्राय जो है प्रदेश का अवार्डी जो होता है, वो मैं बाद में बात बताऊंगी, वो भी उसमें जो है शामिल हो जाता है। और उसके साथ ही अब एक और नया, पहले भी कॉन्सेप्ट था ये NIC का, राष्ट्रीय एकता शिविर। अब कुछ सालों ये डिसकंटिन्यू हो गए थे, लेकिन अब कुछ सालों से ये फिर आरंभ हो गया, जिसमें मैं सिकंदराबाद में भाग ली थी। तो उसमें भी लगभग पूरे देश के नहीं, लेकिन लगभग देश के बहुत बड़े भाग के, जिसमें कि उत्तर का और दक्षिण पूर्व पश्चिम मिला करके कुछ राज्य को जोड़ दिया जाता है, तो उनका NIC कैंप अलग अलग क्षेत्रों में जो है 2-3 ये मनाए जाते हैं। ये 7 दिवस का जो है पूरा प्रशिक्षण का भी है और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का भी है, और इस तरह से बच्चों को एक्सपोजर का मौका मिल जाता है। तो ये जो है बड़े बड़े इवेंट है जिसमें कि आप आगे जा सकते हैं। और इसके बाद आती है पुरस्कार की बारी। जिन लोगों ने ये राष्ट्र स्तर के लगाए हैं, स्टेट के नहीं, स्टेट के अपने इवेंट होते हैं, लेकिन जब राष्ट्र स्तर का कम से कम एक लगाया है या एक से अधिक किसी छात्र ने लगाए हैं, और वर्ष के या 2 वर्ष की जो उसकी श्रेष्ठ गतिविधियां है, श्रेष्ठ योगदान है, उसके आधार पर उनका नामांकन पहले प्रदेश के लिए किया जाता है, और फिर प्रदेश से वो क्षेत्रीय स्तर पर जाते हैं। फिर क्षेत्र से जब कुछ बच्चों को चयनित किया जाता है, फिर उनको दिल्ली उनके नाम भेजे जाते हैं। और दिल्ली में पहले जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अवार्ड नाम से उसको माना जाता था। हमारे महाविद्यालय को, हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय की स्वयंसेवी छात्रा को, मुझे नहीं, स्वयंसेवी छात्रा सुनैना को सबसे पहली बार हिमाचल के लिए ये अवार्ड मिला था। और उसके बाद आपके जो जम्मू के हैं जसबीर सिंह राजपूत, ये भी मुझे इसी तरह से जो गुवाहाटी में हमारा सम्मेलन हुआ था, युवा उत्सव हुआ था, उस वक्त हमारी अनु थी और अनु बाला उनका नाम था, और जम्मू के जो है जसबीर सिंह राजपूत जो उसमें शामिल हुए थे, उनको अवार्ड मिल चुका था। मतलब इससे पहले बात मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनको मिला है। उनसे भी आप कभी संपर्क कर सकते हैं, कभी उनको अतिथि के रूप में बुला सकते हैं। बहुत ऊर्जावान युवक है, लगातार जुड़े हैं सोशल मीडिया में, उनके मैं अक्सर देखती हूँ कि काफी कार्य कर रहे हैं। उनको आप बुला सकते हैं, सम्मानित कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। तो इस तरह से आजकल उसको जो ये अवार्ड, उसको राष्ट्रीय राष्ट्रपति अवार्ड जो कहा जा रहा है। और हिमाचल में तो लगभग बाढ़ सी आ गई है, हर साल ही एक एक छात्र को मिलता चला जा रहा है। इस बार धर्मशाला के छात्र को मिला है, इससे पहले सीमा कॉलेज के छात्र को भी मिल चुका है। और सीमा कॉलेज हमारे बिल्कुल यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। वहाँ के NSS के कार्यक्रम अधिकारी और यूनिट, क्योंकि दोनों का ये जानना जरूरी है, मेरे को नहीं मिल सका तो मैं यूनिट को नहीं दिला पाई, मेरा अपना गतिविधियां पूरी हो गई थी, क्योंकि बहुत छोटे गाँव में ये कॉलेज है, रक्तदान वगैरह में हम पीछे रह जाते हैं और कई गतिविधियां जो हम उतने बड़े स्तर पर नहीं कर पाते। तो इस वजह से यूनिट हमारा पीछे रह गया। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने यूनिट को साथ लेकर के चलिए। कार्यक्रम अधिकारी के भी राष्ट्र स्तर पर गतिविधियां होनी चाहिए और यूनिट के भी बेस्ट होने चाहिए, तब जा करके, क्योंकि सीमा कॉलेज ने NIC को किया था, इस वजह से उनके अंक बढ़ गए और उनको जो है वो सम्मान मिल गया। ये लगभग 70,000 का था, पता नहीं कितना हो गया। जब मैंने जाना था तो ये 70,000 के करीब मिलता था। तो एक यूनिट के लिए बहुत अच्छा सम मिल जाता है, बहुत कई चीजों में काम आ जाता है अगर इतना पैसा मिल जाता है। तो इस तरह से अनेक सारी गतिविधियां हैं जिनको कि हम इस तरह से कर सकते हैं। अब ये कि इसमें करना क्या है, अगर स्वयंसेवी हैं तो हमें उसमें करना क्या है, इसमें मुझे बता दीजिएगा अगर मैं ज्यादा जा रही हूँ। तो इसमें कुछ भी कार्य कर सकते हैं, समाज या समुदाय से जुड़े जितने भी कार्य है वो समाज किए जा सकते हैं। वृक्षारोपण है, और जल के जो स्रोत है, जो हमारे कुएं बावड़िया सब उपेक्षित पड़े हैं। जब भी हम जाते हैं कहीं भी किसी गांव में, उसमें इतना झाड़, इतना गंद, मतलब दलदल इकट्ठा हो जाता है कि उसको सफाई करने में बड़ी कठिनाई आती है। नाले गंदगियों से भरे पड़े हैं, जब बरसात आती है तो सारा जो है नदियों की तरफ वो गंदगी जाती है। तो गंदगी को साफ करने के लिए हम जितनी बड़ी मुहिम चलाएं इस देश में, मुझे लगता है आज पर्याप्त अभी तक तो नहीं है। हमें लगातार इन चीजों के लिए प्रयास करते रहने पड़ते हैं और करते रहने पड़ेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण करना ही नहीं, बल्कि उसको जो है संरक्षित करना भी है।
हमारे महाविद्यालय के साथ हमने देवदार का एक वन तैयार करना आरंभ किया है, क्योंकि बिल्कुल नजदीक है, इसलिए काफी सारी हमने सफलता उसमें पाई है। तो ऐसी जगह चुनी जाए जहां बच्चे जो है देखभाल के लिए भी जा सके। फिर कॉलेज का परिसर किसको अच्छा नहीं लगता, उसमें छोटे छोटे बाग बनाए जा सकते हैं, वाटिका बनाई जा सकती है, या जो है और उसमें कई प्रयोग किए जा सकते हैं। परिवार अपने परिसर को संवारना सजाना, ये भी एक मुख्य कार्य है एनएसएस के छात्रों के लिए, संरक्षित ग्राम में कार्य करने के अतिरिक्त। तो इस तरह के स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जाते हैं, चाहे टीकाकरण है, चाहे आज तो आपने कोविड में आपने देखा कि कितना सक्रिय होकर के एनएसएस स्वयंसेवी ने कार्य किया। और उसके साथ ही जो पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था है, या जो है नशा आदि की जो समाज में फैली है, तो सबको जो है ठीक करने के लिए भी स्वयं से भी कार्य कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे संकेत मिल गया है कि मुझे विराम लेना चाहिए। इसके साथ ही मैं संयोजक मंडल का और यहाँ के जो उपस्थित आपके अतिथि है उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। अनुभव और निरंतर प्रेरणा और निरंतर परिश्रम का जो परिणाम अभी हमने सुना, उससे हमारा परिसर और हमारे परिसर के जो राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी है उन्हें बहुत ही लाभ होगा, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। अभी हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है डॉक्टर उदम दास शर्मा, उप सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के। इन्हें मैं सादर आमंत्रित करता हूँ अपने अनमोल वचनों के द्वारा हमें उपकृत करें। आपका स्वागत है। और अन्य महानुभाव श्री गणोत्रा जी, और जो ऑनलाइन में राष्ट्रीय सेवा योजना से डॉक्टर बर्दवाल सब, आज हम यहाँ पर इस पावन अवसर पर जो हमारा संविधान आज के दिन 1949 में अडॉप्ट किया गया था और बन के तैयार हुआ था संविधान सभा के द्वारा, उस सुअवसर पर आपके बीच आने का मुझे सौभाग्य है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आपका कि आपने मुझे निमंत्रित किया, कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने का सौभाग्य प्रदान किया। जहाँ तक संविधान दिवस का विशेष महत्व ये है कि 72 वर्ष से हमारा देश जो है वो संविधान जो हमारा बन के तैयार हो गया उसी के अनुरूप चलता है, और बहुत अच्छे से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ा है, प्रगति की है इन 72 वर्षों में, आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद। और ये एक दिवस सिर्फ हम इसलिए नहीं मनाते कि सिर्फ इसको याद करने के लिए, बल्कि हमें प्रेरणा मिल सके कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने किस तत्परता के साथ देश को स्वतंत्रता दिलाई, और उसके बाद दुनिया में जहाँ आया है, एक तो इसका ये महत्व है कि हम इससे प्रेरणा ग्रहण करें और आगे समाज सेवा और देश सेवा में खुद को आगे लेकर चलें, समाज को लेकर चलें, एक प्रेरणा के साथ देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े और हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। ये मेरा सौभाग्य है कि बड़े बड़े विद्वानों के बीच में आज यहाँ विद्यमान हूँ।
संस्कृत से जुड़े हुए, खास करके जो हमारा परंपरागत एक शिक्षा प्रणाली है उसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान है। और हमारा क्षेत्र भी, जैसा प्रोफेसर साहब ने जहाँ बताया था कि ये संस्कृत के लिए युगों युगों से प्रसिद्ध रहा है। बीच में कुछ कारणों से जरूर इसमें वो जो गति थी वो धीमी हो गई, लेकिन अब ये संभावना है और ये आशा है कि आगे संस्कृत द्वारा से पहले से भी ज्यादा प्रगति करेगी। क्योंकि आज हमने एक दौर था, वो उसके लिए एक कारण ये भी जिम्मेदार था कि हमारा कुछ समय से जो रुझान है वो पश्चिमी शिक्षा की तरफ बढ़ गया और इसलिए संस्कृत उपेक्षित रही। लेकिन अब धीरे धीरे से दोबारा एक बार फिर से संस्कृत के तरफ वही रुझान और वही रुचि हो रही है, जो एक समाज और हमारे देश के लिए एक अच्छी परंपरा का द्योतक है। आज इस परिसर में एक राष्ट्रीय सेवा योजना का भी शुरुआत हुई है। इसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये भी हमें समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम किस तरह से देश और समाज में जो है अपना योगदान कर सकें, अपने व्यक्तित्व को भी बढ़ा सके, समाज की सेवा भी कर सके, देश भी आगे बढ़े। तो इसी के साथ, इसी लक्ष्य के साथ ये योजना चल रही है और खासकर करके विद्यार्थी वर्ग में, कॉलेज के छात्र छात्राओं में ये चलती है। हम इस तरीके से और अब ये सब रहेगा के साथ देता संस्कृत प्रेम और परिसर के प्रति आपकी जो उदार भावना है उससे हमारा परिसर कालांतर में भी बहुत उपकृत होगा, हमें आपसे प्राप्त होगा और संस्कृत को भी जम्मू कश्मीर में एक नई गति, एक नई दिशा प्राप्त होगी। इसके लिए हम आपका बहुत हमारे बीच आज जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है उनकी उपस्थिति को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। उनके उद्बोधन को सुनने के लिए हम सभी आग्रह करते हैं। माननीय डॉक्टर झा साहब, निदेशक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर के, डॉक्टर धनराज सिंह छोटे भाई की तरह हैं, केस ऑफिसर हैं, डॉक्टर शरद चंद्र जी, डॉक्टर दीक्षित जी, डॉक्टर कपूर जी, डॉक्टर महापात्रा जी, गल्होत्रा साहब और इस कक्ष में उपस्थित विद्वज्जन, श्री सभी साथीगण और आभासीय क्रम से जुड़े जितने भी विद्वज्जन हैं और विद्यार्थी हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आप सभी को बहुत बहुत आभार कि आपने इस अवसर पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। लगभग 2-3 वर्षों के बाद मेरा यहाँ पर आना हुआ है। हालांकि मैं तरसता रहता हूँ कि यहाँ पर कभी मौका मिले और आप सबके बीच में बैठ कर के कुछ विचारों का विनिमय होता रहे, अच्छी चीजें सीखने को मिले। जिंदगी की भाग दौड़ में जो हमारी मौलिक चीजें हैं जो हमसे छिन जाती हैं, यहाँ पर आकर के वो स्मरण होते हैं तो अच्छा लगता है। आज मुख्य रूप से हमारा संविधान दिवस है।
एक कथानक रखना चाहूंगा। एक संभ्रांत परिवार है और उस परिवार ने अपने जीवन में एक निश्चय किया है कि हम एक मानसरोवर की यात्रा करें। और मानसरोवर की यात्रा, सभी सहमत होंगे इस चीज से कि कठिन यात्रा है, कई संसाधन चाहिए, समय चाहिए, और उसकी तैयारी में वो परिवार जुटा है। अब जाना है तो पैसा भी चाहिए। उस घर में कुछ वृद्ध भी, अब सभी को ले जाना है तो वृद्धों को भी जाना है। उसी परिवार में कोई अपाहिज भी है, उसको भी जाना है, उसको भी लेके जाना है। उसको भी लेकर के जाना है। सभी ने निश्चय किया है कि हमने मानसरोवर की यात्रा करनी। उसके लिए सभी योजनाएं चल रही हैं, धन इकट्ठा किया जा रहा है। पुराने जो अनुभव है उनको किया जा रहा है। और इस क्रम में कई तरह के सुझाव आते हैं। एक सुझाव यह आया है नई पीढ़ी से कि अब तो हवाई यात्रा ही, क्यों ना हम बच्चे को हवाई यात्रा से लेकर के जाएं। अब कुछ परंपरावादी है कि नहीं, हमें हवाई यात्रा नहीं करनी, हमने तो जाना ही पद यात्रा करके। अब एक और ढंग है कि यूट्यूब से हम कर रहे हैं। कोई एक वहां पर होगा, वहां से फोटो डालेगा और यहीं बैठ करके दर्शन हो जाएगा। नहीं, क्या रखा है आवश्यक, आपको ईश्वर के दर्शन करने आप यहीं बैठ करके करिए। क्या जरूरत है इतनी दूर पहाड़ के ऊपर जाए, कहाँ जाए? तो कई तरह की मंत्रणाएं हैं। और जो एक पहले लक्ष्य तय किया गया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो दृढ़ निश्चय था, तो कहीं ना कहीं पंजाब में कई तरह के अधिक से पूछ पाते हैं। और जितने सभी बैठे हैं, सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि क्या किया जाना चाहिए। पहला, जो हमने तय किया है कि मानसरोवर की यात्रा होनी चाहिए, वो करनी है। जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते वो ना करें। और तीसरा, योग के माध्यम से हम कर लें। और चौथा और अंतिम, ये क्या आवश्यकता है? परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हमें उन चीजों में नहीं उलझना चाहिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपाहिज है। अपाहिज की उसकी जो सुविधाएं हैं उनको संपन्न कराना चाहिए। जिसकी कोई और आवश्यकता है उसकी लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। ये पुराने आदर्श इसकी करने की कोई आवश्यकता नहीं। 4 ऑप्शन, एक बार अगर आप मुझे मत देंगे तो मैं अगला अपना विषय शुरू करूंगा। ये ऑप्शन गलत नहीं है। जो विषय को नहीं कहा कि यूट्यूब के क्या
लिए हमें अपना सारा का सारा करना चाहिए। वो पहले वाली चीजें छोड़ बने। केशवानंद भारती का केस हुआ। केशवानंद भारती शंकराचार्य जी की परंपरा में एक संत हुए, और जब केरल की गवर्नमेंट ने उनकी जो संपत्ति है वहां की उसको जब अधिग्रहित कर लिया तो उन्होंने कोर्ट में एक दावा किया। आप सभी जानते हैं, जस्ट एक छोटा सा पुनरावृत्ति उसकी कर रहा हूं। और जब दावा किया तो ये कहा कि जो संपत्ति का अधिकार है ये भी मेरा मौलिक अधिकार है, उसे छीना नहीं जा सकता, तो मुझे वापस मिलना चाहिए। तो केस हार गए, उनको संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं मिला, लेकिन हमारा भारत केस जीत गया, क्योंकि हमें लोकतांत्रिक मूल्य बने रहे ये अधिकार परमानेंट रूप से मिल गया। ये सत्य है। और वो मूल्य क्या है? और तब हमारे उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक परिभाषा दी कि जो हमारा संविधान का मूल है, जो उसका फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है, आप उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, उसको आप तोड़ नहीं सकते। जो हमारा मूल उद्देश्य है हम उसको समाप्त नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों ने, आज मैं यहां आने से पूर्व मुकाबला कार्यक्रम चल रहा था तो प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था, तो उसकी वजह से मैं 5 मिनट लेट भी हो गया। और बहुत अच्छी चीजें उन्होंने बोली। उन्होंने ये कहा कि अगर आज की परिस्थितियों में हमें संविधान रचना का काम दिया हुआ होता तो पहला, अगर संविधान लगभग 3 वर्षों में बना है, आज हम 3 वर्ष बैठ करके एक पेज भी नहीं बना पाएंगे। आज इतने विरोधाभास खड़े हो। हमारे लिए जो राष्ट्रहित है वो कहीं गौण हो गया है। हमारे व्यक्तिगत जो हित हैं वो पहले आ गए। तो वो जो केशवानंद भारती ने के केस ने जो एक व्याख्या हमें दी कि जो हमारा मूल मंत्र है वो समाप्त नहीं हो सकता, वो खत्म नहीं हो सका। तो जो मैंने पहले कथानक रखा कि हमारे पूर्वजों ने अगर एक दृढ़ निश्चय किया है तो उन्होंने हमारे लिए एक दिशा तय की है। मानसरोवर की यात्रा तो एक जस्ट मैंने एक उदाहरण दिया है, और हम रोजमर्रा की अपनी मुसीबतों के कारण अपने मूल उद्देश्य से भटक नहीं सकते। अपाहिज को साथ में ले चलना ये उस पूरे के पूरे परिवार का संकल्प है। हमने सबको लेकर के चलना है। मुझे वृद्धों को भी लेकर के जाना है, मुझे बालकों को भी लेकर के जाना है, मुझे उद्यंड को भी रास्ते पर ला करके उस रास्ते के ऊपर चलाना है। मैंने उपनिषदों का वाक्य अपना ध्येय वाक्य बनाया है, हमारे संविधान का है, सत्यमेव जयते। वही जीतेगा, जो तय किया है वही जीतेगा। तो मैं उस पथ से भटक नहीं सकता, और उसको याद दिलाते रहना कि ये मेरा पथ है। मैं अपने अपाहिज साथियों के लिए सभी तरह के प्रयास करूं ना, मुझे करने। तभी तो मैंने कहा कि उसके लिए मुझे सब कुछ करना है। अगर मुझे हवाई यात्रा से किसी को लेकर के जाना है तो मैं लेकर के जाऊं ना। और अगर वहां पहुंचने के बाद अगर कोई अपाहिज है, जहाज हर जगह नहीं पहुंचता, उसको उठाने के लिए 2 पिट्ठू करने वाले साथी ले जाने ले जाऊं ना, उसके लिए प्रयास करूं, उसके लिए सुविधाओं को जुटाऊं। पर अपने मूल उद्देश्य से, अपने मूल मकसद से मैं भटक नहीं सकता। और जिस दिन, और आज की स्थितियां यही हैं, आज अगर हम चाहेंगे कि एक बार दोबारा से संविधान की रचना की जाए तो हमारे उसमें सत्यमेव जयते का जो ध्येय वाक्य है वो भी कहीं बिखरा हुआ दिखेगा, वो भी नहीं दिखेगा। तो बदली हुई परिस्थितियों में हम अपने मूल मंत्र को छोड़ दें, ये नहीं हो सकता, ये होना भी नहीं चाहिए। और इसी भाव से ये संविधान दिवस को मनाने का जो क्रम शुरू हुआ,
मुझे लगता है कि हर बच्चे तक पहुंचाया जाना जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से कि आज एक ऑटो रिक्शा का जो चलाने वाले का बच्चा IAS में जाता है, ये संविधान की बदौलत है। एक वो पेट्रोल पंप के ऊपर जो तेल देता है, जो डालता है, उसका बेटा IIT में जाता है। क्यों? अरे कोई सुविधाएं मिली, राजनीतिक बात हो जाती। लेकिन एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बनता और दिशा में जो बनाया गया, दिशा में लेकर के तीन प्रधान हमें लोकतंत्र परिवार जो समाज में स्वीकार का आप भी प्रभावित करेंगे। एक गलत ये भी हमारे लोग किन परिस्थितियों में भारत हमारे और मैंने पहले अगर हमारे निर्माताओं ने, राष्ट्र के निर्माताओं ने ये चीजें तय की हैं, तो हमें उसको आकर के रखना है, हर हालत में पाना। यही कारण है कि धारा 370 जब टूटती है, जो कि एक अस्थायी व्यवस्था रही है, और उसके टूटने के बाद आज भी वापस वो क्यों कि हमें जो हमारा मूल मंत्र है उससे बिखरने का, उससे अलग होने की सोच दी गई है, स्वीकार करना शुरू। तो संविधान दिवस को हम अपने जितने देशभक्त हुए उन सबके प्रति याद करने का मनाते आने वाली पीढ़ियों को बताते रहें, ताकि ये राष्ट्र सुरक्षित रहे, ये राष्ट्र एक रहे, बना रहे। यहाँ की परंपरा, यहाँ की पुरातन संस्कृति, और जो हमारा उपनिषद का वाक्य है कि सत्यमेव जयते, उसके ऊपर हम चलते रहे। इसी के साथ हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना, अभी प्रोफेसर भारद्वाज बता रहे थे, इसका ध्येय वाक्य है नॉट मी बट यू। और हमारी संस्कृत में तो प्रोफेसर कपूर बैठे हैं, सभी विद्वान हैं यहाँ पर। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन है आई, हमारे यहाँ तो
प्रथम पुरुष जो है वो सह है। कितना विरोधाभास। तो जब हमारे संस्कारों में ही अलग चीज है, सेवा तो हमारे जीवन का हिस्सा है, सिर्फ उनको जागृत करने की आवश्यकता है। एक बार आप सभी ने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं। अब क्रम है हमारे बीच जो कार्यक्रम के अध्यक्ष है परिषद की प्रेरणा से परिषद विकास की राह पर चल रहा है। आज के मुख्य अतिथि अध्यक्ष जी, डॉक्टर साहब, सभी अध्यापकगण, ये हमारे व्याख्यान में साक्षात पहली बार था, तो इनके बहुत अभी जैसे कि संस्कृति विषय में भी इनकी दो चीजें बहुत अच्छी लगी। सामान्य संस्कृत समझे, संस्कृत से जुड़े। दूसरी बात है कि जो संस्कृत में जो बहुत सारी उसको आगे उसको वो लड़का मैं योग्य है, जहाँ दो और बहुत अच्छा अगले सबको संस्कृत के बारे में बताने के लिए करेंगे। हमारा भी कई वर्षों से मैं सोच रहा था कि हर गांव में, यानी हम कह रहे थे कि जम्मू आसपास के क्षेत्रों में 100 कैंप लगाएंगे, शिविर लगाएंगे संस्कृत प्रशिक्षण शिविर। अभी इसी विषय में एक हरियाणा में SKRT हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय लिया कि 12वीं तक संस्कृत को अनिवार्य करेंगे। तो उसमें SCRT को दिया करने के लिए, मैं भी उस मीटिंग में था अभी 3-4 दिन पहले। तो SCRT ने यही वहां के किस अध्यापकों को
संस्कृत को अनिवार्य क्यों करें? जब गीता पढ़ने वो बच्चे को पढ़ने दीजिए और वो जीवन में जब तो गीता पढ़ना है, गीता अगर पढ़ ले तो समाज में उसका ज्ञान हुआ ये अधिकारियों से मतलब नहीं है, उनकी धारणा है। एक बार मोटिवेशनल हमारे छात्रों को एक बार अभी भी आप इस जीवन क्या अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। 4 छात्र नहीं है, छात्र है जो नहीं होते इस तरह बड़ी है आसपास उसके बाद नहीं हुआ बन सकते हैं। आईपीएस रूममेट है जो डी वो रूममेट थे, उसके बात किया अमेरिका और यहाँ डायरेक्टर से मिला था शिक्षा अच्छा कमाता नहीं करता जो भी अध्यापक हो सब जगह कुछ है। अगर हम छात्रों को गवर्नमेंट जो भी गए कई लोग साथ में गए वाराणसी के उस समय वाइस चांसलर थे राजा जी वो भी थे और गए थे जो कितना उर्दू के इतने शिक्षक हैं, संस्कृत में इतने पोस्ट वैकेंट हैं, हम संस्कृति है पढ़ा तो इस तरह से ये भी किया। तो कहने का है कि आप पहले अपने एजुकेशन सिस्टम में उसको लाइए, तब ना आगे जाके वो नौकरी कहाँ मिलेगी। अब 10 साल पढ़ने के बाद 10वीं 12वीं के बाद तो और तब तक तो बहुत केवल टीचर ही क्यों, जब सभी सरकारी कार्यों में नौकरी मिल सकती है उसको। हाँ ये है कि ये तो पाठक साहब हैं, हमारे सरवण साहब भी हैं, दास जी भी है, जो यहाँ केस इत्यादि में संस्कृत तो है, तो उसमें हमारे छात्र अगर जाएं तब तो
छात्र वहां तक पहुंचे। हम तो यहाँ देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में टीचर का पोस्ट खाली था ये 3-4 साल से, तो यहाँ के लड़के इस योग्य नहीं था कि उसमें पार्ट टाइम टीचर में लग सके, क्योंकि संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। तो संस्कृत पढ़ें तब तो लगे नवोदय विद्यालय में। यहाँ सारे नवोदय विद्यालय के लिए आदेश है कि सब टीचर संस्कृत में होंगे, तो उसको पढ़ाने के लिए तो आपको लड़के संस्कृत लेंगे इस वो भी बहुत अच्छे हैं। और इस तरह सामूहिक प्रयास जब होगा हुआ करता था। मैं कहता हूँ प्रार्थना है, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में पढ़ते हैं ये प्रभावी सुने कैंपस के जोड़ते हैं तो हम कार्यक्रम करते हैं और हमारे तो है नहीं हो पाए, तो हम लोग सब नहीं तो हम जब किसी कार्यक्रम में तो कोई विराम सबको नमस्कार, धन्यवाद। और उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन का। उसके लिए मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के जो कार्यक्रम अधिकारी है डॉक्टर योगेंद्र दीक्षित जी, उनको आमंत्रित करता हूँ। आज आप सभी को नमस्कार। आज संविधान दिवस की सार्थकता सही मायने में सिद्ध हुई है। जो हमारे दो अतिथि हैं, मुख्य अतिथि जी श्रीमान शक्ति पाठक जी और डॉक्टर उधम दास शर्मा जी, इन्होंने संविधान दिवस की सार्थकता सिद्ध हुई है आज हमारे लिए। और हम सब आपको पाकर अपने बीच में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इतने अति व्यस्त समय में हमको समय दिया और हम सभी को अपने उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हुए। और आपका सानिध्य हमको पहले भी मिल चुका है, हमारे आधुनिक विषय विभाग की सेमिनार थी भक्ति पर, और उस समय पर आपका उद्बोधन था वो बहुत प्रेरणादायक और हम सभी के लिए अच्छा था। तो आप बार बार हमारे परिसर में, हम चाहेंगे कि आप बार बार परिसर में आते रहें और हम सबको इसी प्रकार से प्रेरणादायी उद्बोधन देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से भी और परिसर की ओर से भी आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उधम दास शर्मा जी ने भी समय दिया हमको, और कल भी सर से मेरी बात हुई थी तो सर ने कहा कि मैं समय से पहुंच जाऊंगा। तो आपका भी एक प्रेरणादायी उद्बोधन था और आप भी संस्कृत अनुरागी हैं, तो इसके लिए भी हम परिसर की ओर से, राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि जो वर्चुअल मोड पे मैडम जुड़ी थी, डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज, हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी की हैं। और
कार्यक्रम अधिकारी हैं, काफी लंबे समय से वो एनएसएस जुड़ी हुई हैं और उन्होंने भी एक सारगर्भित उद्बोधन दिया एनएसएस के हमारे वॉलंटियर्स के लिए। तो उससे भी निश्चित रूप से हमारे वॉलंटियरों को बहुत लाभ होगा और बहुत उनको प्रेरणा मिलेगी एनएसएस के लिए काम करने के लिए। उनका भी बहुत बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे निदेशक महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया कि भाई आप संविधान दिवस तो मना ही रहे हो, संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की जो इकाई हमें अभी मिली है, पिछले हफ्ते ही हमें इकाई मिली है दिल्ली से, तो उसका भी आप उद्घाटन कर लीजिए। तो सर का भी बहुत बहुत आभार, उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई को लेने के लिए इतनी तत्परता दिखाई और तुरंत एक दिन में ही हमें राष्ट्रीय सेवा योजना की 2 यूनिट 200 वॉलंटियर की यूनिट हमें प्राप्त हुई और उसमें करीब 150 के आसपास हमारे पंजीकरण अभी छात्र हो चुके हैं। धीरे धीरे 200 पर पहुंच जाएंगे वो छात्र। अभी बहुत सारे बच्चों को हमें ये बताना है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं कि राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो उसके लिए भी हमने एक प्रेरणा सत्र का आयोजन करवाया गया था 22 तारीख को। और आज मैडम स्नेहलता भारद्वाज जी, उन्होंने बहुत अच्छा वॉलंटियर्स के लिए बताया, तो उनका भी बहुत बहुत आभार, सर का भी बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ हमारे जो कैलक ज्योतिष और वैदिक संस्थान के ट्रस्टी हैं श्री राकेश गंडोत्रा जी, वो भी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे परिसर के सभी विभागाध्यक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से उन सभी का भी आभार और मेरे सभी अध्यापक साथी हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा आभार हमारी शिक्षा शास्त्र विभाग की मैडम डॉक्टर संतोष गोडरा जी का, कि जिनकी तबीयत खराब थी और इन्फेक्शन हो रहा था उनके, उसके बावजूद भी उन्होंने एक अच्छी रंगोली तैयार की हमारे कार्यक्रम के लिए, तो उनका बहुत बहुत आभार। और इस तकनीकी सत्र को संभालने के लिए विशाल महाजन जी, विवेक भारती जी का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस वर्चुअल कार्यक्रम को भी बिल्कुल सही तरीके से रखा। और इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, उन सबका भी राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से, इकाई की ओर से बहुत बहुत आभार। और कुशल संचालन के मेरे अधिकारी सभी के एक बार मैं बहुत बहुत आभार। अपने साथ महोदय, आपकी आवाज नहीं आ रही। के लिए भी आमंत्रित है।